नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से गांधी भितिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण से जन स्वराज अभियान के तहत जो पदयात्रा शुरू हुई है, उसके आज करीब 15 महीने हो गए। 2 दिसंबर को 15 महीने हो जाएंगे। इन 15 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, भोपाल, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी होते हुए मैं कल आपके जिले दरभंगा में आया हूं। दरभंगा में अगले 1-1.25 महीने में रहूंगा। प्रयास ये होगा कि यहाँ के सारे प्रखंड, ज़्यादातर पंचायतों और जहाँ तक हो सके जितने गांव में जाकर लोगों से मिल सकें और पदयात्रा के उद्देश्यों के तहत जो काम करना है वो कर सकें। पदयात्रा के 3 जो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, मेरा अपना जो 10-15 साल का अनुभव है काम का, उसके आधार पर मेरी अपनी समझ ये है कि बिहार में जो गरीबी है, पिछड़ापन है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है, इन सारी समस्याओं के मूल में जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि बिहार की जनता, यहाँ के लोग अपनी समस्याओं के बारे में जानते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उस पर बहस करते हैं, लेकिन जब वो वोट देने जाते हैं तो इन समस्याओं पर वोट न करके सिर्फ और सिर्फ 4 बातों पर बिहार में लोग वोट करते हैं। पहला, अपनी जाति को देखकर। दूसरा, हिंदू मुसलमान राष्ट्रवाद के नाम पर। तीसरा, लालू जी के डर से भाजपा को। और चौथा, भाजपा के डर से लालू जी को। यही वो वजह है कि बिहार में चाहे जितनी चर्चा हो जाए, कोई चुनाव जीत जाए, बिहार में आपको हमको सुधार नहीं दिख रहा है। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य ये है कि गांव-गांव जाकर लोगों को उनके साथ बैठकर ये बात बताई जाए कि वोट आप चाहे जिस किसी को भी दें, जब तक वोट आप अपने मुद्दों पर, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं देंगे, तब तक बिहार में सुधार संभव नहीं है। पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है कि लोगों को अगर समझ में आ जाए बात, तो उनको विकल्प के अभाव में, एक अच्छे बेहतर विकल्प के अभाव में मजबूरी में किसी को वोट न देना पड़े, इसके लिए एक बेहतर विकल्प, एक दल बनाकर उनके सामने रखा जाए। और वो दल कोई प्रशांत किशोर, कोई एक व्यक्ति, एक जाति, एक परिवार के लोग न बनाएं, बल्कि बिहार के वो सारे लोग जो ये समझते हैं कि बिहार में एक नए दल, एक नए विकल्प की जरूरत है, वो लोग मिलकर उस दल को बनाएं और आगे उसको मिलकर ही चलाएं। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है कि गांव-गांव जाकर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, उनको साथ में जोड़ा जाए, जो ये समझते हैं कि बिहार में सुधार के लिए एक नए दल, एक नए विकल्प की जरूरत है और उस नए विकल्प को, नए दल को बनाने में अपना कंधा लगाना चाहते हैं। तीसरा, अगर बिहार के लोग सही मुद्दे पर वोट करें, अच्छे लोगों को चुन भी दें, तो भी बिहार का विकास संभव नहीं है जब तक चुने हुए लोगों के पास बिहार को सुधारने के लिए एक सोची समझी योजना न हो। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है कि बिहार के हर पंचायत के लिए अगले 10 वर्ष की एक योजना बनाई जाए, ताकि हर पंचायत का अलग अलग एक कार्य योजना बने कि अगले 10 साल में इस पंचायत को विकसित कैसे किया जाएगा। जब हम लोग पैदल चलते हैं, आप लोग भी यहाँ काम करते हैं, हर पंचायत की एक अपनी समस्या है। कुछ समस्या है जो सब जगह है, लेकिन कई पंचायत है जहाँ बाढ़ की समस्या है, कई पंचायत है जहाँ जल जमाव की समस्या है, कई पंचायत है जहाँ सड़क खराब है। इन सारे विषयों को, पहलुओं को समझकर पंचायत की एक योजना बनाना, ताकि इन चीजों में सुधार हो। लेकिन सबसे जरूरी 3 बातें कि हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे बनाई जाए। दूसरा, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं। और तीसरा, यहाँ जो खेती करने वाले लोग हैं, उनको खेती से खाने के अलावा कमाई का रास्ता कैसे निकाला जाए।
तो पदयात्रा के इन्हीं तीन उद्देश्यों को लेकर हम लोग पिछले 15 महीनों से पैदल चल रहे हैं। करीब 4000 से ज्यादा गांवों में मैं ऑलरेडी जा चुका हूं। आने वाले कई महीनों तक ये पदयात्रा इसी तरीके से चलती रहेगी। दरभंगा में जो मैं देखूंगा, समझूंगा जमीनी हकीकत, उस पर आगे बात होगी, क्योंकि अभी तो हम कल आए ही हैं, उन चीजों को देखेंगे। लेकिन पदयात्रा के दौरान 15 महीनों में जो मैंने अनुभव किया है उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा आपसे साझा कर देते हैं। बिहार में अभी तक जो मैंने देखा, लोगों के नजरिए से सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बेरोजगारी और पलायन है। अब आप ये कहिएगा भैया ये बात तो सबको पता है कि बेरोजगारी पलायन है, पदयात्रा से क्या इसमें फायदा है? पदयात्रा से इस समस्या के सामाजिक आर्थिक पहलुओं के साथ साथ इसकी विकरालता को भी देखने को मिला। ये दोनों ऐसी समस्या है जो सर्वस्पर्शी है। जैसे उदाहरण के तौर पर कई लोगों को लगता है कि जो यहाँ गरीब आदमी है उसके लिए पलायन बड़ी समस्या है, गरीब के जो बच्चे हैं वो मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पलायन एक ऐसी समस्या है जिससे आप गरीब हों या समृद्ध, दोनों ही प्रभावित हैं। आप अगड़े हैं, पिछड़े हैं, हिंदू मुसलमान, कोई ऐसा परिवार बिहार का नहीं है जो पलायन की पीड़ा को नहीं झेल रहा है। फर्क इतना ही है कि गरीब का बच्चा बाहर जा रहा है, पलायन कर रहा है मजदूरी के लिए, और जो समृद्ध परिवार के बच्चे हैं वो पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। पलायन की समस्या की वजह से बिहार में परिवार की परिकल्पना ही खत्म होती जा रही है। गांव के गांव कोई ऐसा परिवार आपको मिलता ही नहीं है जहां पति पत्नी बाल बच्चे माता पिता साथ में रह रहे हैं। गांव में आपको सिर्फ महिलाएं मिलती हैं, बुजुर्ग मिलते हैं, छोटे बच्चे मिलते हैं। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, पंचायत प्रखंड हैं, वहां पर तो करीब करीब 60-70% युवा जो हैं वो बाहर ही रह रहे हैं। जहां बाढ़ नहीं आता है वहां पर भी 40 से 50% युवा को बाहर ही जाना है। इसी तरीके से बेरोजगारी सिर्फ यहाँ पर पढ़े लिखों का मामला नहीं है, सिर्फ गरीबों का विषय नहीं है। यहाँ पर जो समृद्ध लोग हैं, जिनके पास 10-20-25 एकड़ जमीन है, जो कोई व्यवसाय करते हैं, निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर जिनको समृद्ध और जमींदार के तौर पर देखा जाता है, उनकी भी हालत ये है कि उनको अपने बच्चों के नौकरी के लिए 15-20 हजार के नौकरी के लिए लोग हाथ जोड़ने को तैयार है। बेरोजगारी पलायन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है वो है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी। हम लोग खुद सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं, लेकिन हर प्रखंड में, जिले में 2-4-5 विद्यालय ऐसे जरूर थे जहां पढ़ाई करके लोग अपना जीवन बेहतर कर सकते थे। नीतीश लालू के राज में ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में इन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। समाज में लोग ये बात करते हैं कि नियोजित शिक्षकों की वजह से या शिक्षकों की गुणवत्ता ठीक नहीं होने की वजह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि खिचड़ी बट रहा है इसलिए खराब हो गया है। ये दोनों में सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ खिचड़ी बंटने से विद्यालय की स्थिति खराब हो जाती तो कॉलेज में तो खिचड़ी नहीं बंटता है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? अगर नियोजित शिक्षकों से ही बिहार की व्यवस्था खराब होती तो पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? पटना कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं सरकार और समाज दोनों की प्राथमिकताओं से शिक्षा कहीं ना कहीं हट गया है। जो सरकार है वो जो कर रही है वो तो कर ही रही है, जो समाज भी है वो भी विद्यालयों को खिचड़ी और साइकिल बांटने के केंद्र के तौर पर उसको देखते हैं। आप भी अपने बच्चे को कॉलेज में पढ़ाई के लिए नहीं, डिग्री के लिए भेजते हैं। तो जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था है उसको एक पंक्ति में आप ये कह सकते हैं कि विद्यालयों से खिचड़ी और साइकिल बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा।
ऐसा इसलिए, मान लीजिए कि कल एक अच्छी सरकार आ जाए, यहाँ सड़क टूटी हुई है, सड़क बन सकती है, अस्पताल नहीं है, अस्पताल चल सकता है, नहर में पानी नहीं है, पानी आ सकता है। लेकिन 2 पीढ़ी के लोग जो इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब चाहे कितनी भी अच्छी सरकार आ जाए, उनका जीवन सुधरने वाला नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ देखने को मिली वो है किसानों की बदहाली। बिहार में इतनी बड़ी जनसंख्या लोग किसानी पर, खेती पर आधारित हैं। गांव देहात में लोग किसानों की जो समस्या है उसको एक पंक्ति में जो बताते हैं, पहले 10, 15, 20 साल पहले जो लोग खेती किसानी करते थे वो 2, 4, 5 वर्ष खेती करने के बाद पेट काट के कुछ पैसा बचाकर 1-2 कट्ठा जमीन खरीदते थे। आज बिहार में किसानों की हालत ये है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, आपके पास कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, घर में अगर बेटी की शादी लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो किसानी करने वाले लोगों को 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो जो किसानों की यहाँ बदहाली है उसके 3 कारण हैं। पहला कारण है भूमि सुधार का लागू न होना। बिहार देश के बड़े राज्यों में शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आजादी के बाद भूमि सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ है कि 1/3 से ज्यादा जमीन उसके ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट है, उसको पता ही नहीं है कि जमीन का मालिकाना हक है किसके पास। दूसरी जो खेती की बड़ी समस्या है वो है जल प्रबंधन को लेकर। आधा बिहार जो है वो पानी के, बाढ़ के समस्या से प्रभावित है, लेकिन जो आधी जमीन बच गई वहां उतनी ही बड़ी समस्या सूखे और जल जमाव की भी है। बिहार के ज्यादातर प्रखंडों में जहां पर बाढ़ नहीं भी आ रहा है, वहां जल जमाव इतना बड़ा मुद्दा है कि हजारों एकड़ जमीन वहां सिर्फ पानी के जमने से, पानी के निकासी की व्यवस्था न होने से वहां पर फसल या तो होता नहीं, अगर होगा तो एक ही फसल होगा। यही हाल कमोवेश सूखे की है। बिहार देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 वर्ष में सिंचित भूमि की मात्रा कम हो गई है। मतलब 10 वर्ष पहले अगर 100 एकड़ जमीन में नहरों के जरिए, नलकूप के जरिए सिंचाई की सुविधा थी, तो वो 11% से घटकर अब 79 एकड़ जमीन ही ऐसी है जहां सिंचाई की सुविधा है। ऐसा इसलिए हुआ कि जो पहले के बने हुए नहर थे, नलकूप थे, उनमें भी, वहां पर भी रखरखाव के अभाव में वो सुविधा बंद हो गई। इन दोनों के बाद किसानों की बदहाली का जो सबसे बड़ा कारण है वो है उनके फसलों की उचित दाम न मिलना। एक आर्थिक सर्वेक्षण बिहार के बारे में बताता है कि बिहार में किसान अपनी सारी समस्याओं के बाद जो फसल पैदा करता है वो उचित मूल्य न मिलने के कारण से बिहार में यहाँ के लोगों को, किसानों को हर साल 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। जैसे मान लीजिए कभी धान की कटाई हो रही है, धान का समर्थन मूल्य है 2150 रुपया, लेकिन यहाँ का किसान धान बेच रहा है 1600-1700 रुपए में। हम लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं कि पंजाब में किसान जो है वो बड़ा समृद्ध है, तो एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं, पिछले 10 वर्ष में पंजाब में 70% धान और करीब करीब 75% गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा बेचा गया है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में 13% धान और 1% गेहूं ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और किसानों के बाद जो 4 बड़ी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसकी जमीनी हकीकत पर मैं कुछ आपको बोलना चाहता हूं। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज देने की बात कही गई है। बिहार में लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। 20% की ये जो चोरी है, इसका कारण ये है कि जो अनाज आ रहा है उसमें 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से
जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर पैसा ले रहे हैं और इस चोरी में ज्यादातर जगहों पर विधायक भी प्रति महीने 6 से 7 रुपए प्रति क्विंटल अपना हिस्सा लेते हैं, विधायक चाहे जिस दल का भी हो। दूसरी जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो है स्वच्छ भारत अभियान की। 2 बरस पहले 3 बरस पहले बिहार के ज्यादातर पंचायतों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया। 4000 से ज्यादा गांव में जाने के बाद मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि ज्यादातर गांव में खुले में शौच आज भी यहाँ के जीवन की सच्चाई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि शौचालय बनाने के नाम पर जो 12,000 रुपया लाभार्थियों को मिलना था उसमें 2,000 रुपया अफसरों ने लिया और बाकी पैसा उन्होंने उनको दिया जो कि जिन्होंने 2,000 रुपया उनको घूस दिया। एक ही शौचालय का फोटो लगाकर 4-4, 5-5 शौचालयों का पैसा निकाल लिया गया। किसी ने इसकी चिंता नहीं की कि शौचालय बना कि नहीं, उसका उपयोग कोई कर रहा है कि नहीं। तीसरी जो सबसे बड़ी केंद्र सरकार की योजना है वो है प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जिसमें लोगों को 1,40,000 रुपया घर बनाने के लिए मिलना है, इसके लाभार्थियों की संख्या ज्यादातर पंचायतों में करीब करीब नगण्य है। पिछले कई वर्षों से कुछ इक्का दुक्का लोगों को ही इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन जिनको इनका लाभ मिल भी रहा है उनको 25,000 से 40,000 रुपया घूस के तौर पर देना पड़ेगा। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी 20 से 25,000 रुपया जो अफसरों का हिस्सा है वो तो लगना ही लगना है। अगर जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहा है तो लाभार्थियों को 35,000 या 40,000 रुपया इसमें देना पड़ता है। चौथी जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो है मनरेगा की। मैंने जब पदयात्रा शुरू की, चलना शुरू किया, तो मेरी अपनी सोच थी कि मुझे हर गांव पंचायत में मनरेगा के लोग काम करते हुए मिलेंगे। अभी तक 15 महीने में मुझे मनरेगा का एक भी सक्रिय काम होता हुआ नहीं दिखा। रास्ते में चलते हुए लोग ये जरूर बताते हैं कि भैया ये मिट्टी मनरेगा में भरा गया है या पेड़ मनरेगा में लगाया गया है, ये पंचायत भवन आंगनवाड़ी सेंटर मनरेगा के मजदूरों की मदद से बनाया गया है, लेकिन मनरेगा का सक्रिय काम मुझे कोई नहीं दिखा। जब मैंने इसको आंकड़ों में देखा तो पता चला कि पिछले वर्ष मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब जो 100 रुपया मनरेगा के लिए दिल्ली से हम ला सकते थे, 100 में 60-61 रुपया तो हम लोग लेकर ही नहीं आए, वहीं पर सरेंडर कर दिया पैसा। और जो 39-40 रुपया आया उसमें मनरेगा में 40 से 50% पीसी के नाम पर काट लिया गया, चोरी हो गया। केंद्र सरकार की 4 योजनाओं के बाद राज्य सरकार की जो 4 बड़ी योजनाएं चल रही हैं उस पर मैं आपको बताना चाहता हूं। राज्य सरकार की 7 निश्चय के अंतर्गत चलने वाली जो बड़ी योजनाएं हैं उसमें सबसे पहली योजना थी यहाँ के बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपए की मासिक सहायता। 2015 में यह तय किया गया था कि अगर 10 से 12,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए प्रति वर्ष तो 18 साल से 35 साल के हर युवा को बिहार में 1,000 रुपया महीना मिलने लगेगा, ताकि किसी को मजबूरी में पलायन नहीं करना पड़े। इस योजना को न 15 से आज तक शुरू किया गया, न ही इस योजना के तहत किसी भी युवा को 1 रुपया भी अभी तक मिला है। दूसरी एक योजना थी जिसको हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कहते हैं। 2015 में ये आकलन किया गया कि बिहार में 1/3 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जहां बच्चे 12वीं के बाद पैसे के अभाव में अपना पढ़ाई छोड़ते हैं। तो ये तय किया गया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंकों से उनको पैसा दिलवाया जाए ताकि 12वीं के आगे की वो पढ़ाई कर सकें, जब रोजगार मिल जाए तो उसको वापस पैसा कर सकें। उस समय का अनुमान था कि 1,25,00,000 परिवार के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। बिहार सरकार का अपना आंकड़ा है कि 9 लाख परिवार के बच्चों को अभी तक इसका लाभ मिला है। इस योजना को भी करीब करीब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तीसरी जो बड़ी योजना है जिसकी चर्चा आप लोग खूब करते हैं वो है नल जल योजना। 2015 में ये अनुमान किया गया कि अगर 25,000 करोड़ रुपया 5 वर्ष में खर्च किया जाए तो बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंचा दिया जाएगा। इस योजना को चलाया गया, पैसा का बंदरबाट हुआ,
सरकार का दावा है कि 2/3 घरों में नल का पानी पहुंच गया है। जमीनी हकीकत यह है कि 2/3 से ज्यादा घरों में, गांव में, वार्ड में नल जल योजना नहीं चल रही है। या तो योजना ठीक से बनी नहीं, या बनकर चली नहीं, या चली तो अब बनकर रख रखाव मरम्मत के अभाव में बंद हो गई। चौथी जो बड़ी योजना है, जो 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना थी, वो थी नाली गली के पक्कीकरण की योजना। 2015 में ये अनुमान किया गया कि अगर 5 वर्ष में 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए तो बिहार में रहने वाले हर घर के नाली का, लोगों के नालियों का पक्कीकरण कर दिया जाएगा। उन नालियों से पानी को लाकर एक बड़े नाले के माध्यम से घर, गांव के बाहर लाकर उसका निस्तारण किया जाएगा। इस योजना के नाम पर पैसे निकाले गए, लूटपाट हुई, लेकिन किसी भी घर के नाली का पक्कीकरण नहीं किया गया। गांव के में सड़क के किनारे कुछ बेतरतीब नाले बनाए हुए हर जगह दिखते हैं। इन नालों से न घरों के नालियों को जोड़ा गया, न इन नालों से पानी को निकालने की व्यवस्था की गई। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर ये नाले कूड़ेदान बन गए हैं, उस पर भैंस बांधा जा रहा है, गोबर पाथा जा रहा है, उसमें पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। इन 4 योजनाओं के बाद 3 ऐसे क्षेत्र जहां यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। बिहार में रोजगार के 3 ही अवसर बच गए हैं। पहला है अवैध शराब का कारोबार, दूसरा है बालू का कारोबार, और तीसरा अनाज माफिया। फैक्ट्री तो सब यहाँ बंद हो गया, नौकरी किसी के पास है नहीं, रोजगार है नहीं। लेकिन नीतीश कुमार के इस राज में शराबबंदी लागू करके उन्होंने ये व्यवस्था बना दी कि हर गांव में 8-10 बच्चे अवैध शराब के कारोबार में लग गए हैं। यही हाल कमोवेश अवैध बालू के कारोबार का भी है। जब हम लोग सड़क पर चलते हैं, अगर 10 ट्रक या ट्रॉली मिलता है तो ये मानकर चलिए कि उसमें से 2 या 3 बालू ढोने वाले ट्रक, अवैध बालू का कारोबार करने वाले ट्रॉली या ट्रक ही हैं। तीसरा, ये जो अनाज की चोरी हो रही है, 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज मिल रहा है, इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए एक बड़ा माफिया हर जगह बन गया है, हर जिले में, जो करोड़ों रुपए कमा रहा है। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि और अफसर पैसा ले रहे हैं वो अनाज तो ले नहीं रहे हैं, तो अनाज को गोदाम से लेकर लाभार्थियों के बीच पहुंचने तक 20% अनाज की चोरी करना, उसको बेचकर उसको रिसाइकिल करके पैसे में कन्वर्ट करना और फिर वापस उस अनाज को डालना, ये भी रोजगार का एक नया तरीका बिहार में हो गया है। तो नीतीश बाबू के इस राज में 3 रोजगार के साधन बच्चों के पास है। या तो आप शराब का अवैध कारोबार कीजिए, बालू के अवैध धंधे में लग जाइए, या अनाज के चोरी के काम में लग जाइए। 2 क्षेत्र जहां सुधार दिखा वो है सड़क और बिजली। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय और राजकीय, नेशनल और स्टेट हाईवे में सुधार हर जगह थोड़ा बहुत दिखा है, लेकिन जहां तक ग्रामीण सड़कों की बात है उसकी हालत लोग बता रहे हैं कमोवेश वही है जो लालू जी के जंगल राज में होती थी। बिजली में हर जगह जरूर सुधार हुआ है, हर जगह बिहार में हर टोले हर गांव घर में बिजली आ गई है। लेकिन बिजली को लेकर लोग 2 समस्या बता रहे हैं। एक तो ये कि बिजली का बिल इतना ज्यादा आ रहा है कि लोगों की नजर में वो गलत है या बहुत ज्यादा है, जिसका भुगतान वो नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ये जो स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया गया, तो जो बहुत गरीब लोग हैं वो स्मार्ट मीटर को रिचार्ज ही नहीं कर पा रहे हैं। उनका बिजली कट गया, पैसा होगा तभी तो रिचार्ज होगा। मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं की, इसलिए कि मैं अनुमंडल और जिला अस्पतालों में गया नहीं हूं। लेकिन जिन क्षेत्रों में भी हम गए हैं, पंचायत में, गांव में, प्रखंड में, वहां पर अभी तक हमको कोई ऐसी स्वास्थ्य सेवा केंद्र नहीं दिखा जहां पर डॉक्टर साहब बैठे हों, दवा बट रहा हो, मरीज जुटे हुए हों। ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र जो हैं वहां पर भैंस, गाय, बकरी यही दिख रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोग पूरी तरीके से यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण चिकित्सक है या जो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है उसी पर निर्भर है। कुल मिला कर ये चीजें हमने गांव में अभी तक देखी है। अब अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो सवाल आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लालू प्रसाद ने कहा कि अब नरेंद्र मोदी का खेल खत्म, क्योंकि अब नीतीश कुमार बनेंगे पीएम। क्या सही में नीतीश कुमार इतने लोकप्रिय हो गए हैं पूरे देश में?
मेरे भाई, अगर खुद के मुंह से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जीवन में कुछ भी बनना होता तो फिर किसी को प्रयास करने की क्षमता की बात ही कहाँ है। लालू जी के पार्टी का, जिसको आप लोग बड़ा दल मानते हैं, आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपको रिफ्रेश आपके दिमाग को कर देता हूं, आरजेडी का लोकसभा में 0 MP है, लेकिन वो तय करेंगे कि देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नीतीश बाबू के 42 विधायक हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी लालटेन पर लटकते हैं, कभी कमल के फूल पर बैठते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जो इंडिया अलायंस इन लोगों ने मिलकर बनाया है, जिसको लेकर इतना हल्ला गुल्ला मचा, उसमें आपको एक संयोजक तो किसी ने बनाया नहीं और आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। मेरे भाई, ये बिहार में कुछ चाटुकार नेता और कुछ पत्रकार अपने उत्साह में इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। बिहार से बाहर कौन जानता है कि ये कौन है भैया? कौन? आप देश में सबसे बड़ा दल बीजेपी है और विपक्ष में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है। तो अगर कोई विपक्ष का चेहरा होगा तो कांग्रेस से होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर कांग्रेस से नहीं होता है तो दूसरा सबसे बड़ा दल तृणमूल है, वहां से होना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा दल डीएमके है, वहां से होना चाहिए। उन सारे दलों को हटाकर कोई नीतीश कुमार को, लालू यादव को क्यों अपना नेता बना लेगा? राजनीतिक क्षमता आप में है नहीं। और अगर प्रशासन के हिसाब से देखें तो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है। 32 वर्ष से लालू और नीतीश ने जिस राज्य को सबसे गरीब और पिछड़ा बना के रखा है, पूरे देश के लोग कहेंगे कि आइए और महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु को भी आके बिहार की तरह पिछड़ा और गरीब बना दीजिए। तो ये तो आपकी समझ और जो इस तरह का दावा करते हैं उनके समझ को दिखाता है। जी सर, एमएच खान, दर्पण 24 न्यूज। सर, सवाल ये है कि आपने कहा कि लालू जी भाजपा से डरा रहे हैं, भाजपा लालू जी से डरा रहे हैं, जबकि लालू जी कहते हैं वो समाजवाद के नेता हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि कौन किससे डरा रहा है। हमने ये कहा कि लोग वोट इस 4 आधार पर करते हैं। और आप पत्रकार हैं तो आपको समाज की, राजनीति की हमसे ज्यादा समझ है। आपको मालूम है कि जो मुस्लिम समाज के लोग लालू जी को वोट देते हैं, वो वोट विकास के लिए देते हैं, अपने बच्चों के भलाई के लिए देते हैं, कि सरकार में भागीदारी के लिए देते हैं, कि भाजपा के डर से देते हैं। तय आप कर लीजिए, क्योंकि विकास तो आपको मिला नहीं है, भागीदारी तो आपको मिली नहीं है, तो बच गया भाजपा का डर, तो आप भाजपा के डर से ही वोट देते हैं। भाई, मुसलमानों की हालत तो इस राज्य में दलितों के बाद सबसे ज्यादा खराब है। दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, पिछड़ा मुसलमान है। लेकिन फिर भी अगर मुसलमान लालटेन को वोट देता है तो उसकी और कोई वजह तो दिखती नहीं है। आपके गांव में सड़क तो बनी नहीं है, सड़क मंत्री तेजस्वी यादव हैं। आपके बच्चों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था आपके माताओं बहनों औरतों के लिए तो हुआ नहीं, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। आपके गांवों की जो नाली गली है, पानी है, उसकी व्यवस्था तो हुई नहीं, ग्रामीण कार्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। शहरों की जो बदहाली है वो उसमें सुधार तो हुआ नहीं, उसके मंत्री तेजस्वी यादव हैं। और फिर भी अगर इन सारे परेशानियों के बावजूद जाकर आप तेजस्वी यादव को, लालटेन को, लालू यादव को वोट देते हैं तो क्या वजह है, ये तो आप ही बता सकते हैं। और हमारी जो समझ है वो यही वजह दिखती है कि आप भाजपा के डर से जाकर लालटेन को वोट देते हैं। भाई, जब मेरी कोई पार्टी ही नहीं है तो हमारे पार्टी से कोई कैंडिडेट कैसे हो सकता है? हम तो एक अभियान चला रहे हैं, पदयात्रा में हैं, और हमने ये घोषणा की हुई है कि पार्टी तब बनेगी जब मैं पूरे राज्य में पदयात्रा पूरी कर लूं। अभी करीब 45%, 50% बिहार ही हम किए हैं। जब पदयात्रा पूरी हो जाएगी तो दल बनेगा, और जब दल बनेगा तो उसके बाद जो भी चुनाव होगा उसमें पूरी मजबूती से लड़ेंगे। जब हम दल में ही नहीं हैं, दल हमारे पास है नहीं, तो चुनाव कैसे लड़ जाएंगे? उसको अज्ञानता में, अंधेरे में हाथ पैर चलाने के तौर पर देखता हूं। बिहार में शिक्षा को लेकर
जो मैंने आपको बताया, अगर इसको गंभीरता से आप समझना चाहते हैं तो इसको समझिए कि जब तक सरकार और समाज दोनों के स्तर पर प्रयास नहीं होगा, दोनों के प्राथमिकताओं में शिक्षा को सबसे ऊपर नहीं किया जाएगा, तब तक शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। शिक्षकों को जबरदस्ती स्कूल में बैठा देने मात्र से अगर शिक्षा सुधरनी होती तो आज से 20 वर्ष पहले सुधर गई होती। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बना देने से अगर शिक्षा सुधरनी होती तो वो भी सुधर जानी चाहिए थी पहले। तो शिक्षा तब सुधरेगी जब आपकी प्राथमिकताओं में, सरकार से पहले समाज की प्राथमिकता में शिक्षा की महत्ता हो, जब लोग यहाँ समझें कि गरीबी से निकलने का सबसे कारगर रास्ता अपने बच्चों को शिक्षित बनाना है, खिचड़ी खाना नहीं है, साइकिल लेकर घूमना नहीं है, डिग्री हासिल करना नहीं है। अगर आपके बच्चे शिक्षित होंगे तो ही आप गरीबी से निकल पाएंगे। और जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं, उस बात के लिए वोट नहीं करेंगे, तब तक बिहार में ना शिक्षा की स्थिति सुधरेगी, ना गरीबी से में रहने वाले लोगों के हालात सुधरेंगे। आपने शिक्षक की बात की, बिहार में शिक्षक के छुट्टियों में फेरबदल किया गया है। फालतू का बात आप करते हैं भाई। जब शिक्षक का पहले का जो छुट्टी था तब बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी भाई, नहीं थी। तो अब ये आप क्या है कि आपके, सुनिए ऐसा है, सुनिए आप सवाल क्या पूछेंगे हमको मालूम है। पेड़ का जड़ में दीमक लगा हुआ है और आप पत्ती गिन रहे हैं कि सब पत्ती ये पीला वाला हो गया, ये लाल वाला हो गया। शिक्षक की छुट्टी से क्या फर्क पड़ना है? छुट्टी आपको जो देना है दीजिए, जो हटाना है हटाइए। जब शिक्षक में काबिलियत ही नहीं है, जब शिक्षक में पढ़ाने की मनसा ही नहीं है, जब शिक्षक के पास पढ़ाने का साधन ही नहीं है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो शिक्षा सुधरेगी कैसे? नहीं, सुभाषित तखरार जो बोल रहे हैं, दरभंगा एम्स के बारे में क्या कहना आपका? केंद्र की गलती है या बिहार सरकार की राजनीति? बिल्कुल नीतीश कुमार की गलती है। इसलिए सुन लीजिए बात को, दरभंगा में जब एम्स की बात शुरू हुई तो केंद्र में भी नीतीश कुमार थे, राज्य में भी नीतीश कुमार थे, दोनों जगह एनडीए की सरकार थी। तो नीतीश कुमार उस समय कंबल ओढ़कर काहे सोए हुए थे? ये राजनीति में करने वाले लोगों को सूट करता है कि जब केंद्र की सरकार में आप नहीं है तो केंद्र पर दोषारोपण कर दिया। अभी नीतीश कुमार कुछ दिन पहले उनकी कुंभकर्ण निंद्रा से उठे और कहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए आंदोलन होना चाहिए। कोई उनसे ये पूछने वाला नहीं है कि भाई जो आप 18 साल मुख्यमंत्री रहे, इस 18 साल में 15 साल तो आप भाजपा के साथ ही मुख्यमंत्री रहे हैं। 2017 से लेकर 2022 तक तो भाजपा एनडीए की सरकार बिहार में भी थी और दिल्ली में भी थी। जरा आप हमको पत्रकार होने के नाते कोई ऐसी खबर, एक कोई वक्तव्य दिखा दीजिए जब नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ रहते हुए विशेष राज्य की बात की हो, चर्चा की हो। कोई मुझे नीतीश कुमार के पार्टी का नेता बता दीजिए कि संसद में खड़े होकर उसने कहा कि भाई बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उस समय उनके पार्टी के नेता संसद में खड़े होकर मोदी जी का महिमा मंडन कर रहे थे, उनको महामानव बता रहे थे। आज जब लालटेन के साथ आ गए तो अब भाजपा पर दोषारोपण कर रहे हैं। 2 महीना के बाद भाजपा के साथ ये आदमी आ जाएगा तो फिर लालटेन को गाली देने लगेगा। नीतीश कुमार का चरित्र तो कम से कम इस राज्य के लोगों ने बहुत देख लिया, अब झांसा में आने वाले नहीं है। ये नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर का अंतिम दौर चल रहा है। कुछ महीने और हाथ पांव मार लें, जितना समाज को बांटने जोड़ने का प्रयास करना है कर ले। नीतीश कुमार को लेकर हमने एक जो बात कही है उसको दोहरा देता हूं। हम उन व्यक्तियों में नहीं है जो रोज चुनाव की भविष्यवाणी करते हैं। मैंने जीवन में एक बार कहा बंगाल को लेकर कि यहां भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा, जब पूरा देश कह रहा था कि भाजपा वहां जीत रही है। तो बिहार के नजरिए से हम आपको कह देते हैं कि नीतीश कुमार को अगले लोकसभा चुनाव में जदयू को 5 सीट नहीं आएगा। अगर 5 सीट आ जाए तो हम पूरे बिहार के राज्य की जनता के सामने खड़े होकर गलती मानकर माफी मांगने को तैयार है। बिहार की राजनीति में और वोट के समय में जात पात और दारू शराब और पैसे पे अंत में लोग जाके वोट कर देते हैं। इस मनसा को आप कैसे दूर करेंगे?
ये आपको ज्यादा समझ है। हमने आपको पहले बताया कि 4 विषयों पर वोट पड़ता है। अब आपको लग रहा है कि सब जाति पर यहाँ वोट पड़ता है। तो अगर सब जाति पर वोट पड़ता है तो नरेंद्र मोदी को बिहार में वोट कैसे मिलता है, ये आप हमको समझा दीजिए। उनके जाति का तो बिहार में कोई नहीं रहता है। नरेंद्र मोदी जी को जो वोट लोग देते हैं वो उनके जाति के लोग तो नहीं हैं, तो वो वोट कैसे पड़ता है? तो ये आपकी अपनी समझ को दिखाता है कि जब कुछ नहीं बुझाया तो कह दिया भैया जात पर सब वोट पड़ा है इसलिए ऐसा हुआ है। जहाँ आप बैठे हुए हैं ये क्षेत्र फ्लड अफेक्टेड एरिया जी, इसका निदान क्या है? निदान ये है कि जल संसाधन विभाग से चोरी बंद की जाए। एक आंकड़ा आपको बता देता हूं, ध्यान में रखिए। पिछले 30-40 वर्षों में चाहे जितने गठबंधन की सरकार बनी हो, एनडीए हो, यूपीए हो, महागठबंधन हो, जिसका मुख्यमंत्री रहता है जल संसाधन विभाग उसी के पास रहता है। सब विभाग का बंटवारा हो जाएगा, जल संसाधन का नहीं होगा। इसको जाके देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा विभाग है जिसमें जितना चोरी करना है कर लीजिए और अगली बार लिख दीजिए कि बाढ़ आया उसमें सब कुछ बह गया। इसमें ना जांच है ना इसमें पकड़ाने की कोई व्यवस्था है। सड़क एक बार को गलत बनाइएगा, जांच होगा, पकड़ा सकते हैं, लेकिन बाढ़ आया और उसमें बंदरबाट हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो जल संसाधन विभाग उसी का होता है जिसकी सरकार होती है, जिसका मुख्यमंत्री होता है। तो ये सबसे ज्यादा जो जल प्रबंधन है यहाँ, ये बाढ़ और सूखा जो है, ये राजनीतिक दलों के पैसा उगाही का, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जरिया है। इसीलिए यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं सुधर रही है। सर आप ही के यहाँ के अभी जल, अब इसका प्रमाण इससे बढ़िया क्या होगा? आप ही के जिला के अभी जल संसाधन मंत्री हैं महोदय, और आप कह रहे हैं कि ये बाढ़ प्रभावित है। तो पूरा बिहार तो छोड़ो भाई, कम से कम अपने जिला का तो पानी का व्यवस्था ठीक करा दो। क्या बाढ़ आपदा है आपके नेताओं के लिए? आपदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। हमने बहुत सरकारों के साथ, दलों के साथ काम किया है। जल संसाधन विभाग लूट का सबसे आसान और बड़ा जरिया है। इसीलिए यहाँ बाढ़ और सूखे की समस्या कभी निपट नहीं सकती है। सर बिहार के युवक इतना पढ़ लिख लेते हैं, एमए कर लेते हैं, फिर भी सर दूसरे राज्यों में सर मार खाने के लिए, लेबर का काम करने के लिए सर क्यों जाना पड़ता है? सर दोषी कौन है? सर दोषी आप हैं इसलिए, और आपके हमारे माँ बाप हैं, क्योंकि आपने पहली बात कि एमए की पढ़ाई नहीं की, एमए का डिग्री हासिल किया है। यहाँ जितने कॉलेज हैं वहां जाइए, 30,000, 40,000, 15,000 बच्चों का नामांकन है, पढ़ाई तो हुई नहीं, डिग्री आप ले लिए। लेकिन आपके परिवार को, आपको इसकी चिंता तो है नहीं कि आप पढ़ाई कीजिए, उनको भी, आपको भी चिंता है कि डिग्री ले लें। तो डिग्री लेके आप किसको बेवकूफ बनाइएगा? जब जाइएगा मार्केट में नौकरी के लिए तो नौकरी मिलेगी नहीं। और दूसरा, इसलिए आप जिम्मेवार हैं कि बिहार में कोई फैक्ट्री लगा, अगर यहाँ बगल में चीनी मिल बंद हो गया तो उस पर तो आप वोट कीजिएगा नहीं। वोट तो कीजिएगा राम मंदिर बनाने के लिए, लालू जी के लड़का को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। जब 9वां फेल आदमी आपका मुख्यमंत्री रहेगा तो आपको रोजगार मिलेगा कि मजदूरी मिलेगी? मजदूरी मिलेगी। तो मजदूरी आप लोग कर रहे हैं सब लोग। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।